गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स। आपके अपने चैनल वत्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति के बारे में। इसके अंतर्गत अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला को कवर कर चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की संगीत के बारे में। संगीत और चित्रकला दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है तुर्क भारत में कब आए? जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में हरा दिया तराइन के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ कि तुर्कों को भारत में सत्ता मिली, लेकिन वो अपने साथ कुछ चीज़ें लाए थे सांस्कृतिक रूप से। जैसे वो ईरान और मध्य एशिया की समृद्ध अरबी संगीत परंपरा को भी अपने साथ लाए, ठीक है। कौन लाया? तुर्क अपने साथ लाए। और तुर्क अपने साथ कुछ वाद्य यंत्र भी अपने साथ लाए, जैसे सारंगी है, रबाब है, ये सब तुर्क अपने साथ लाए। ठीक है, सारंगी है, रबाब है, ये अपने साथ लाए थे तुर्क लोग। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहाँ के जो मुख्य वाद्य यंत्र थे उनको भी अपनाया, जैसे तबला है, सितार है, इन सबको भी अपने साथ अपनाया उन्होंने। क्लियर है? और दिल्ली सल्तनत के कई शासक थे जो कि संगीत प्रेमी थे, संगीत को अपने दरबार में आश्रय देते थे, संरक्षित करते थे। तो कई शासक हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो है बलबन, दूसरे हैं जलालुद्दीन खिलजी, तीसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो शासक हैं ये संगीत प्रेमी शासक थे और इन्होंने कई संगीतज्ञों को अपने दरबार में आश्रय दिया हुआ था, संरक्षण दिया था, ठीक है। और इसी कारण वो लोग अपने राज दरबारों में संगीत सभाओं का आयोजन करवाते थे ये लोग, ठीक है। और इसके अलावा सूफी संत जो थे वो भी संगीत के विकास में काफ़ी योगदान दिया, ठीक है। सूफी संत। बलबन का पौत्र है कैकुबाद। ये गुलाम वंश मैंने बताया था कैकुबाद के बारे में। कैकुबाद कौन था? ये बलबन का पौत्र था, मतलब बेटे का बेटा। ये सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। अब बर्नी ने इसके बारे में कुछ खास बातें बताई है। बर्नी ने कहा है कि कैकुबाद ने संगीतकारों और गजल गायकों को इतनी अधिक संख्या में संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज्ड किया, इतना ज़्यादा आश्रय दिया कि राजधानी की जो गलियां थी इनसे भी भरी हुई थी। मतलब हर जगह गली गली में बहुत सारे संगीतज्ञ, बहुत सारे गजल गायक दिख जाते थे। ये कौन कह रहा है? बर्नी कह रहा है, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है? कैकुबाद के बारे में। क्यों कह रहा है? क्योंकि कैकुबाद ने इतने ज़्यादा संगीतज्ञों को अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था। और कैकुबाद कौन था? कैकुबाद ये था बलबन का, गयासुद्दीन बलबन का पौत्र, यानी कि पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा कैकुबाद। क्लियर है? आगे चलते हैं। बर्नी ने उस समय के मशहूर संगीतकारों के बारे में उल्लेख किया है। उन संगीतकारों का नाम है शाह चंगी, ठीक है, शाह चंगी, नुसरत खातून,
मेहर आफरोज, ठीक है। इन सब का उल्लेख किया है किसने किया है? बर्नी ने, ठीक है। शाहचंगी, ठीक है, शाहचंगी, नुसरत खातून और मेहर आफरोज, इनका उल्लेख किया हुआ है बर्नी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बहुत ही महान कवि रहते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे, इनको संरक्षण दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इनके बारे में बहुत सारी खास बातें हैं, उनको देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने भारतीय और इस्लामी संगीत शैली के समन्वय में यमन, उसाक, मुआफिक, धनय, मुंजीर, फरगना और ये सारी जो राग रागनियाँ हैं, इनका निर्माण किया या कह सकते हैं जन्म दिया। कौन कौन से राग रागनी थे जिसका जन्म अमीर खुसरो के द्वारा हुआ, जिसका निर्माण अमीर खुसरो के द्वारा हुआ? फिर से देखते हैं। एक तो है यमन, ठीक है, एक है उसाक, एक है मुआफिक और एक है धनय, और इसके अलावा है मुंजिर और फरगना, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब रागों के नाम है। इन सब राग रागनियों का जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। इसके अलावा सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। भारत में कव्वाली गायन की जो प्रथा है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने वाले थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में तूतीय हिंद किसको कहा जाता है या भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा अमीर खुसरो। ये तो रही उत्तर भारत के बारे में। अब दक्षिण भारत में भी देख लेते हैं, दक्षिण भारत में क्या क्या हुआ था। दक्षिण भारत में संगीत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना हुई, जैसे संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीत शिरोमणि, संगीत कौमुदी और संगीत नारायण। ये सब पुस्तकें थे जिनकी रचना दक्षिण भारत में हुई, दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था उस समय। और दक्षिण के महान गायक गोपाल नायक को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। गोपाल नायक कौन है? यह दक्षिण भारत के एक महान गायक थे। इनको आमंत्रित किया था अपने राज दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं ख्याल गायकी की। ख्याल गायकी में जो श्रेय दिया जाता है वो जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हुसैन शाह सरकी। ये कौन थे? जौनपुर के शासक थे। इनको दिया जाता है ख्याल गायकी का श्रेय, और इसीलिए उनको नायक की उपाधि दी गई है। किसको? हुसैन शाह सरकी को। किस लिए दी गई है? क्योंकि उन्होंने ख्याल गायकी में काफ़ी योगदान दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे चित्रकारी की, चित्रकला की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान चित्रकारी। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व भारत में चित्रकारी का हिंदू, बौद्ध और जैन चित्रकला के अंतर्गत काफ़ी विकास हुआ था, ठीक है। परंतु अजंता चित्रकला के बाद भारतीय चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया, यानी कि रुक गया। अब ऐसा हुआ क्यों? हिंदू काल में हिंदू चित्रकला जो थी, बौद्ध चित्रकला जो थी, जैन चित्रकला जो थी, ये सब काफ़ी विकसित हुई। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का समय आया, उस समय चित्रकला का विकास रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में देखते हैं।
सामान्यतः सल्तनत काल को चित्रकला के पतन का काल माना गया। जो अभी मैंने बताया आपको, सल्तनत काल में विकास अवरुद्ध हो गया। क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि कुरान की दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या फिर किसी जीवधारी का चित्र बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित था। मतलब कि किसी भी जीवित प्राणी का चित्र नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ठीक है, चाहे आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी भी जीवधारी का चित्र नहीं बनाया जा सकता। ये कुरान के द्वारा दी गई व्यवस्था थी। और संभवतः माना यह जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समय में चित्रकला का विकास जो अवरुद्ध हुआ, जो रुका, उसका मूल कारण यही था। माना यही जाता है कि यही कारण बना दिल्ली सल्तनत के दौरान चित्रकला के विकास का अवरुद्ध होने का कारण। फिर भी इस काल में चित्रकारी के कुछ प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से प्रमाण हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सल्तनत कालीन कुर्सी, मेज, अस्त्र शस्त्र, इन सब के चित्र बनते थे। इसके अलावा बर्तन है, पताका है, कढ़ाई के वस्तुओं पर दिखाई जाने वाली जो चित्रकारी है, उन सब का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, तो अब क्या पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो चित्रकला से घृणा नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो चित्रकला को संरक्षण ही नहीं दे पाए। उसका कारण क्या था मैंने आपको ही बता दिया, क्योंकि कुरान में व्यवस्था दी गई थी कुरान के द्वारा कि किसी भी जीवित प्राणी का चित्र नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जीवधारी, उसका चित्र बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये रहा दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की संगीत कला और चित्रकला। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे संगीत कला और चित्रकला ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।